आज हमारे पास जो दस्तावेज है वो किसी आम विषय पर बिल्कुल नहीं है। ये सीकल कॉर्नुटम नाम के एक फंगस के बारे में है, जिसे एर्गॉट या स्पर्ड राई भी कहते हैं। हाँ, और इतिहास में ये काफी कुख्यात रहा है एक जहर के तौर पर। बिल्कुल, इसने मध्य युग में हजारों जानें ली थीं। लेकिन आज हम जिस दस्तावेज को देख रहे हैं वो इसे एक दवा के रूप में देखता है। और यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है ना। एक तरफ एक जानलेवा जहर और दूसरी तरफ एक ऐसा दस्तावेज जो इसके औषधीय गुणों की एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब तस्वीर पेश करता है। हाँ, आज हम सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, हम इस फंगस के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करेंगे, जैसा इस स्रोत में बताया गया है। व्यक्तित्व, ये शब्द बहुत सही है। तो चलिए इस अजीब और विरोधाभासी किरदार से मुलाकात करते हैं। स्रोत की शुरुआत ही इस बात से होती है कि ये किसके लिए है, मतलब ये किसी खास तरह के लोगों पर ज्यादा असर करता है ना। बिल्कुल, स्रोत बहुत साफ तौर पर कहता है कि ये उन महिलाओं के लिए है जो पतली, दुबली पतली और कमजोर है। अच्छा। एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, स्क्रोनी, जिसका मतलब है बेहद सूखी और मरियल सी काया। और साथ ही बहुत बुजुर्ग और कमजोर हो चुके लोगों का भी जिक्र है। ये एक ऐसी तस्वीर बनाता है जहां शरीर अपनी ताकत और वो जीवन शक्ति खो चुका है। और ये कमजोरी सिर्फ दिखने में नहीं है, ये शरीर के अंदर तक जाती है। स्रोत में एक लाइन बार बार आती है जो मुझे बहुत अजीब लगी, अत्यंत ढीले मांसपेशी फाइबर। इसका असल में क्या मतलब है? देखिए, ये इस पूरी कहानी का केंद्रीय सूत्र है। कल्पना कीजिए कि शरीर के अंदर की हर मांसपेशी, हर रेशा अपनी पकड़ खो चुका है। जैसे कोई रबर बैंड ढीला पड़ गया हो। एकदम सही, जैसे किसी रबर बैंड को इतना खींचा गया हो कि अब वो वापस अपनी जगह पे ही नहीं आ रहा, बस ढीला पड़ा है। स्रोत कहता है, एवरीथिंग सीम्स लूज एंड ओपन, नो एक्शन। मतलब सब कुछ ढीला और खुला हुआ है लेकिन कोई हरकत करने की ताकत नहीं है। बिल्कुल। ये जो मांसपेशियों के ढीलेपन की बात है, ये कमाल की है। क्या इसका असर शरीर की बाकी चीजों पर भी पड़ता है? मतलब अगर मांसपेशियां इतनी कमजोर हैं तो क्या खून की नसें भी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। स्रोत यही कहता है। वो वेसल्स फ्लैबी शब्द का इस्तेमाल करता है, यानी खून की नसें भी ढीली और पिलपिली हो जाती हैं। हाँ, अच्छा। अब सोचिए, अगर पाइप ही ढीला हो जाए तो क्या होगा? पानी रिसने लगेगा। हाँ, जाहिर है। ठीक यही शरीर में होता है, जिसे स्रोत निष्क्रिय रक्तस्राव कहता है। शरीर में खून को रोकने की क्षमता ही एक तरह से खत्म हो जाती है। वाह, अब जाकर ये कहानी सच में मजेदार हो रही है। अभी तक हम कमजोरी और ढीलेपन की बात कर रहे थे, जो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन अब जो आने वाला है वो शायद इस फंगस का सबसे अजीब पहलू है। स्रोत में जलन का जिक्र है, वो भी आग की चिंगारियों जैसी। ये तो पूरी तरह से एक अलग ही दिशा में जा रहा है। और यही वो बात है जो इसे बाकी सबसे अलग करती है। ये इसका सिग्नेचर मूव है, अगर आप ऐसा कहना चाहें। अच्छा। मरीज को महसूस होता है कि उसके पूरे शरीर पर अंदर बाहर आग की चिंगारियां गिर रही हैं, एक भयानक असहनीय जलन। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक मिनट, मुझे अंदाजा लगाने दीजिए। जलन है तो शरीर गर्म होगा? बिल्कुल उल्टा। इस भयानक जलन के बावजूद अगर आप मरीज की त्वचा को छुएंगे तो वो बर्फ जैसी ठंडी होगी। क्या? ये कैसे हो सकता है? मतलब अंदर आग जल रही है और बाहर शरीर ठंडा है? ये तो किसी भी तर्क के खिलाफ है। और पहेली अभी और गहरी होती है। मरीज को ठंड लग रही है, उसकी त्वचा बर्फीली है, लेकिन उसे खुद को ढकना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मतलब? वो कंबल या चादर फेंक देता है। उसे ठंडी हवा चाहिए। वो अपने अंगों को खुला रखना चाहता है, क्योंकि किसी भी तरह की गर्मी उसकी जलन और बेचैनी को और बढ़ा देती है। एक मिनट, ये बात को समझ नहीं आई। कोई इंसान जिसे ठंड लग रही हो, वो ओढ़ने से मना क्यों करेगा? ये तो हमारे बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के खिलाफ है। क्या स्रोत में इसका कोई कारण बताया गया है या ये बस एक ऑब्जर्वेशन है? स्रोत कोई वैज्ञानिक कारण नहीं देता, लेकिन वो इस विरोधाभास को, इस पदार्थ की पहचान का सबसे बड़ा चिन्ह बताता है। ये आग और बर्फ का खेल ही इसकी असली पहचान है। ये हमें बताता है कि शरीर का अंदरूनी थर्मोस्टेट पूरी तरह से टूट चुका है। शरीर को जो सिग्नल मिल रहे हैं और वो जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है, उसमें कोई तालमेल ही नहीं है। तो ये सिर्फ एक लक्षण नहीं है? नहीं, ये इस पदार्थ के काम करने के तरीके का सबसे बड़ा सुराग है। ठीक है, तो ये आग और बर्फ वाली बात तो दिमाग में बैठ गई है, पर शरीर के बाकी हिस्सों पर इसका क्या असर होता है? जैसे आपने खून बहने की बात की थी, वो कितना गंभीर हो सकता है? बहुत गंभीर।
स्रोत हेमोरेजिक डायथिसिस शब्द का इस्तेमाल करता है, जिसका सीधा मतलब है कि शरीर की खून रोकने की क्षमता लगभग खत्म हो गई है। लगभग खत्म? हाँ, दस्तावेज कहता है कि एक छोटी सी खरोच से भी हफ्तों तक खून बहता रह सकता है और ये खून भी सामान्य नहीं होता। अच्छा। कैसा होता है? ये पतला, काला और पानी जैसा होता है, मानो खून के अंदर की जान ही निकल गई हो। और इसका असर सिर्फ बाहरी चोटों पर नहीं होता होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। इसका सबसे भयानक रूप गैंग्रीन के तौर पर दिखता है। स्रोत में सेनील गैंग्रीन का जिक्र है। सेनील? सेनील का मतलब है जो बुढ़ापे से जुड़ा हो। तो ये दस्तावेज कह रहा है कि ये फंगस शरीर में एक तरह से तेजी से बुढ़ापा ला सकता है, जहां शरीर के हिस्से, खासकर हाथ और पैर, खराब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से सूख कर मरने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बहुत बुजुर्ग लोगों में कभी-कभी होता है। बिल्कुल। और मुझे यकीन है कि यहाँ भी वो गर्मी और ठंड वाला विरोधाभास काम करता होगा। एकदम सही पकड़ा। आमतौर पर हम सोचते हैं कि गर्मी से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, लेकिन यहाँ बाहरी गर्मी गैंग्रीन को और भी बदतर बना देती है। अविश्वसनीय है। हाँ, मरीज अपने मरते हुए अंगों को भी ठंडा रखना चाहता है। साथ ही शरीर पर एक्कीमोसिस का जिक्र है। ये क्या होता है? ये सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब है त्वचा के नीचे खून के बड़े बड़े नीले काले धब्बे जम जाना, जैसे कोई बहुत गहरी चोट लगी हो, जबकि कोई चोट लगी ही नहीं होती। और ये अक्सर गैंग्रीन की शुरुआत का संकेत होता है। तो ये कमजोरी, ये ढीलापन और ये आग और बर्फ का विरोधाभास, क्या हम इसे मरीज के चेहरे पर भी देख सकते हैं? स्रोत में इसके बारे में कुछ बताया गया है? हाँ, और जो विवरण दिया गया है वो बहुत मार्मिक है। चेहरा पीला, पिचका हुआ, राख जैसा बताया गया है। आंखें धसी हुई और उनके चारों ओर नीले घेरे। दस्तावेज एक खास शब्द का इस्तेमाल करता है, हिपोक्रेटिक चेहरा। ये डॉक्टरों की भाषा में एक ऐसा चेहरा होता है जिसे देखते ही पता चल जाता है कि मरीज बहुत गंभीर रूप से बीमार है और शायद मौत के करीब है। ये उस चेहरे का वर्णन है जहां शरीर अपनी लड़ाई हार रहा है। बिल्कुल। ये सुनकर ही अजीब लग रहा है। अच्छा, जब शरीर इतनी बुरी हालत में है तो भूख और प्यास का क्या होता होगा? जाहिर है कुछ खाने पीने का मन नहीं करता होगा। और यहीं पर एक और बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक और? हाँ, मरीज को भयानक दस्त लगे होते हैं। शरीर से सब कुछ बाहर निकल रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद उसे एक अजीब राक्षसी भूख लगती है। राक्षसी भूख? हाँ, वो हर समय खाना चाहता है। साथ ही उसे खट्टी चीजें और नींबू पानी पीने की जबरदस्त इच्छा होती है। ये तो बिल्कुल उल्टा है। आमतौर पर दस्त के साथ तो भूख मर जाती है। यहाँ शरीर खाली हो रहा है और फिर भी और खाने के लिए चिल्ला रहा है। हाँ, ये एक ऐसा कुआं है जो कभी नहीं भरता। दस्त भी बहुत खास तरह के होते हैं, बहुत ज्यादा, पानी जैसे, भूरे रंग के और बहुत बदबूदार। और दर्द? स्रोत कहता है कि वो डिस्चार्ज्ड विद ग्रेट फोर्स, यानी बहुत जोर से निकलते हैं, लेकिन उनमें दर्द बिल्कुल नहीं होता और वो अनैच्छिक होते हैं। मतलब मरीज का उन पे कौन कंट्रोल नहीं होता। बिल्कुल। ये फिर से उसी ढीलेपन और कमजोरी की तरफ इशारा करता है। और ये कमजोरी सिर्फ अंदरूनी नहीं है ना, स्रोत में फोड़ों का भी जिक्र है। ये मुझे बहुत मामूली सी बात लगी थी, पर शायद इसका भी कोई गहरा मतलब है। बिल्कुल, और ये बहुत दिलचस्प है। ये कोई मामूली फोड़े नहीं है। स्रोत बताता है कि ये हरे मवाद वाले छोटे छोटे दर्दनाक फोड़े होते हैं जो ठीक ही नहीं होते। अच्छा। वो बहुत धीरे धीरे पकते हैं और फिर ठीक होने में भी महीनों लगा देते हैं। ये दिखाता है कि शरीर की अपनी हीलिंग पावर, बीमारियों से लड़ने की ताकत इतनी कम हो गई है कि एक छोटा सा फोड़ा भी उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया है। शरीर अपनी मरम्मत करने की क्षमता खो चुका है। हाँ, हमने अब तक जिस तस्वीर को समझा है वो एक बेहद कमजोर और विरोधाभासों से भरे शरीर की है। स्रोत का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं के स्वास्थ्य पर केंद्रित है। क्या ये सारे लक्षण वहां भी किसी खास तरीके से दिखते हैं? हाँ, और बहुत स्पष्ट रूप से दिखते हैं। माहवारी के दौरान रक्तस्राव बहुत ज्यादा, गहरा और पतला होता है, और साथ में प्रसव जैसे दर्द होते हैं। गर्भावस्था में स्रोत तीसरे महीने में गर्भपात के एक विशेष खतरे की ओर इशारा करता है। और प्रसव के समय क्या होता है? जहां ताकत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वहीं पर यह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाता है। प्रसव के दौरान दर्द या तो बहुत अनियमित और कमजोर होते हैं, या फिर पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं। हाँ। गर्भाशय में बच्चे को बाहर धकेलने की ताकत ही नहीं बचती। ये वही स्थिति है, सब कुछ ढीला और खुला है, लेकिन कोई क्रिया नहीं है।
शरीर तैयार है लेकिन इंजन में जान नहीं है। एकदम सही कहा। और बच्चे के जन्म के बाद भी समस्याएं खत्म नहीं होती। नहीं, प्रसव के बाद होने वाला दर्द बहुत लंबा और असहनीय हो सकता है, और खास तौर पर उन पतली, दुबली और थकी हुई महिलाओं में जिनका जिक्र शुरू में हुआ था। दूध नहीं बनता। अच्छा। शरीर के पास एक और जिंदगी को पालने के लिए ऊर्जा ही नहीं बची है। ये सब कुछ उसी एक मूल विचार पर आकर टिक जाता है, गहरी प्रणालीगत कमजोरी और निष्क्रियता। तो अब हमारे पास इस पदार्थ की एक पूरी प्रोफाइल है। कमजोर, खून बहने वाला, अंदर से जलता हुआ पर बाहर से ठंडा। इस सब को एक संदर्भ में रखने के लिए दस्तावेज इसकी तुलना कुछ दूसरी चीजों से भी करता है। हाँ, और ये तुलनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली तुलना दालचीनी मतलब सिनेमन से की गई है। दालचीनी? हाँ, दालचीनी का इस्तेमाल भी प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन स्रोत एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है। क्या? वो कहता है कि दालचीनी हमेशा सुरक्षित होती है, जबकि अर्गॉट हमेशा खतरनाक होता है। हमेशा खतरनाक? हाँ, ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये एक चेतावनी है कि इस पदार्थ के साथ बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। मतलब एक ही समस्या के लिए दो उपाय, लेकिन एक भरोसेमंद और दूसरा अप्रत्याशित और खतरनाक। बिल्कुल। दूसरी तुलना आर्सेनिकम से की गई है, जो एक और शक्तिशाली पदार्थ है, और उसमें भी जलन एक प्रमुख लक्षण है। अच्छा, तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, कोई भी यहाँ धोखा खा सकता है, लेकिन स्रोत तुरंत एक बारीक अंतर बताता है जो जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है। और वो क्या है? जैसा कि हमने बात की, सिकेले का मरीज ठंडक चाहता है, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जबकि आर्सेनिकम का मरीज अपनी जलन के बावजूद गर्मी चाहता है। उसे गर्म पानी की बोतल से या आग के पास बैठने से आराम मिलता है। अच्छा, ये छोटा सा अंतर ही सब कुछ बदल देता है। तो आज हमने सिकेले कोरेंटव या अर्गट के इस दस्तावेज पर आधारित व्यक्तित्व की, कह सकते हैं, चीर-फाड़ की। हाँ, हमने इसके मुख्य विषय देखे: शारीरिक कमजोरी और ढीलापन, हर जगह से खून बहने की प्रवृत्ति, और सबसे यादगार, आग और बर्फ का वो अविश्वसनीय विरोधाभास। ये एक ऐसी तस्वीर है जो एक साथ बहुत सुसंगत और फिर भी विरोधाभासों से भरी हुई है। हर लक्षण, चाहे वो गैंग्रीन हो या राक्षसी भूख, उसी केंद्रीय विचार, शक्तिहीनता और अतार्किक प्रतिक्रिया की ओर इशारा करता है। और ये दिखाता है कि पुराने चिकित्सा ग्रंथ सिर्फ लक्षणों की सूखी लिस्ट नहीं हुआ करते थे। वो असल में एक पदार्थ के पूरे चरित्र, उसकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश करते थे। अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ते हैं। ये सोचना कितना आकर्षक है कि यही अर्गॉट, जो इतिहास में सेंट एंथनी फायर नामक महामारी का कारण बना, जिससे लोगों के अंग सड़ जाते थे और वो पागल हो जाते थे, उसी जहर को इस दस्तावेज में इतने बारीक और विशिष्ट औषधीय गुणों के साथ वर्णित किया गया है। ये हमें जहर और दवा के बीच की उस महीन रेखा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सही बात है। कैसे कोई चीज जो एक संदर्भ में विनाशकारी जहर है, वो दूसरे संदर्भ में एक विशिष्ट उपचार बन सकती है, और क्या ये रेखा खुराक और इरादे से तय होती है या उस पदार्थ के अपने रहस्यमय स्वभाव से?